So before we go ahead to the next topic, हमने लास्ट थ्योरी लेक्चर में, इफ़ यू रिमेंबर, द लास्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट थ्योरी लेक्चर वाज लेंस मेकर्स इक्वेशन, और मैंने आपको बोला था कि अगले थ्योरी लेक्चर में हम इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे. तो वी विल फर्स्ट रिवाइज लेंस मेकर इक्वेशन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो वी विल वेरी क्विकली रिवाइज लेंस मेकर्स इक्वेशन. लेंस मेकर्स इक्वेशन, तो इफ़ यू रिमेंबर लेंस मेकर इक्वेशन के लिए हमने सबसे पहले एक थिन ग्लास लेंस कंसिडर किया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ2. तो वी हैव अ थिन ग्लास लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इसका जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ1. तो वी हैव अ लेंस, थिन लेंस. एक्चुअली थिन लेंस है लेकिन मुझे थिक दिखाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे रे डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है. दैट इज़ वाई आई एम शोइंग सम थिकनेस. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज μ2 एंड द सराउंडिंग मीडियम हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. गुड. थोड़ा साइड बाय साइड पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे. सो कंसिडर अ थिन ग्लास कॉन्वेक्स लेंस of refractive index μ2 with refractive index of the surrounding medium μ1. बाकी डिटेल आपको नोट्स में दिए हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा लिखूँगा. तो μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम. हमारे पास लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. सराउंडिंग मीडियम जो भी होगा, एयर होगा तो एयर, बाद में एयर के लिए 1 लिख देंगे, बट टेम्पररी वी आर अज्यूमिंग देयर इज सम मीडियम इन द सराउंडिंग विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1. देन इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था विच वाज एट O इन द मीडियम μ1, और ये जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ये है P पॉइंट विच इज़ ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस. गुड. पॉइंट ऑब्जेक्ट O ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है एट सम डिस्टेंस u. तो ये u डिस्टेंस पे है. इसको मैं बाद में u1 बोलने वाला हूँ. वाई u1 और u को देख लेंगे बाद में. पहले फिलहाल यू हैव अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O at a distance u from the lens, मतलब from point P. But in which medium? Of course in medium 1. तो in medium 1. फिर अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज गोज इन ऑल डायरेक्शन. तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहा है, इट इज़ गोइंग इन ऑल डायरेक्शन. तो ये रे जा रहा है सीधा. तो रे OP, जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास होता है, इट गोज अनडेविएटेड. उसका डेविएशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो 0. तो रे OP गोज अनडेविएटेड. ये जो रे है OP गोज अनडेविएटेड. तो ये रे OP को छोड़ के कोई और रे कंसिडर कर लो, सम रे OA. सो वी हैव अ रे OA which is incident on the first surface of the lens. पहला surface है, ये second surface है at point A. ये जो ray OA है, it is traveling from rarer to denser, so it will bend towards normal. और अगर second surface नहीं होता तो ये bending के पास सीधा जाता प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे I', जहाँ पे उसका बनेगा रियल इमेज. क्या बनेगा? रियल इमेज. क्योंकि रियल इमेज इज इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम की अदर साइड, क्योंकि ये कौन है? लेंस है. सो कंसिडर अनदर रे OA, राइट, refracts from surface 1 and forms a real image कहाँ पे? एट I'. तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इमेज बना है कौन है? I'. नोट्स में वो I हुआ है, उसको I' कर लो.
प्रिंटिंग मिस्टेक है नोट्स में। तो कहीं लिखा होगा ऐसा, रे ओ पी गोज अनडिवेटेड, उसके नीचे लिखा होगा कंसिडर अनदर रे ओ ए, ऐसा लिखा है क्या? इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 1 एंड इफ द सेकंड सरफेस इज एब्सेंट देन इट फॉर्म्स अ इमेज एट आई। आई को क्या करना है? आई डैश। गुड, ओके। और ये डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग बी डैश, इसको मान लिया तो यू। अगर पहला सरफेस नहीं होता तो, और अगर दूसरा सरफेस, अगर दूसरा सरफेस नहीं होता तो यहाँ बनता, और अगर दूसरा सरफेस नहीं होता तो ये पूरा का पूरा मीडियम μ1 होता कि μ2 होता? μ2। क्या होता? μ2। अरे अगर यहाँ पे सिर्फ पहला सरफेस है, दूसरा सरफेस नहीं है, तो दूसरा सरफेस नहीं है तो ये आई डैश कहाँ बना, कौन से मीडियम में बना? μ2 में। तो याद रखना μ2 में बना है वो। कहाँ बना है वो? μ2। भूलना नहीं उसको। वो भूल गए तो फिर समझेगा नहीं डेरिवेशन। तो रिमेंबर अनदर रे ओ ए रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम सरफेस 1 एंड फॉर्म्स अ रियल इमेज एट आई डैश at a distance v dash, at a distance v dash, उधर v हुआ है, at a distance v dash, if the second surface is absent, if the second surface is absent, अगर second surface नहीं है तो, लेकिन second surface भी है वो बाद में देखेंगे। तो पहले अभी हम लोग पहले सरफेस के लिए क्या अप्लाई करेंगे? रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस। तो बताओ फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर। तो अगर पहला सेकंड सरफेस नहीं है, तो इमेज कौन से मीडियम में बना? पहले के दूसरे में? दूसरे में। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? μ2। तो देयरफॉर फॉर रिफ्रैक्शन from first surface you can write down refractive index of medium where image is formed which is μ2 upon image distance which is v dash। क्या करते हो? माइनस की प्लस? माइनस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r1, क्योंकि पहले सरफेस का जो रेडियस है वो कौन है? r1। तो r1 is the radius of curvature of first surface, यही लिख देता हूँ। सिमिलरली व्हाट इज r2? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस, वो अभी बात करेंगे उसकी। तो r2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। गुड, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन दूसरा सरफेस तो है बट सेकेंड सरफेस इज प्रेजेंट, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस, अभी देखो अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ए के बाद रे सीधा जाता, तो रे आया ओ से ए, फिर ए से कहाँ गया? आई डैश। अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो, लेकिन सेकेंड सरफेस है तो बी पॉइंट पे वापस से उसका रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? आई पॉइंट पे। कितने डिस्टेंस पे? बी डिस्टेंस पे। तो बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस द रे बेंड्स at point A, at point B and forms the final image कहाँ पे बना फाइनल इमेज? कौन से पॉइंट पे बना? एट पॉइंट आई। कितने डिस्टेंस बना? एट अ डिस्टेंस v, यहाँ तक क्लियर? पक्का। तो फॉर सेकेंड सरफेस, अभी सेकेंड सरफेस के लिए वापस तुमको रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, सेकेंड सरफेस के लिए जो पहले सरफेस ने इमेज बनाया, कौन? आई डैश, वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा एक्ट करता है। इट बिकम्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट रियल, क्योंकि ये सच में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अभी जब मैं वर्चुअल और रियल ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सच में कोई ऑब्जेक्ट था क्या? नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट रियल है क्या? नहीं। तो ऐसे को बोलते हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया वो सेकंड सरफेस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फॉर सेकंड सरफेस हु इज़ लाइक ऑब्जेक्ट?
आई डैश। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? वी डैश। और ये आई डैश कौन से मीडियम में बना था? मीडियम 2 में। और इसका इमेज कहाँ बना? आई पे। कितने इसमें बना? बी पे। और ये फाइनल इमेज कौन से मीडियम में बना? मीडियम 1 में। तो वापस से बताओ मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म। वेयर इज द फाइनल इमेज फॉर्म? फर्स्ट मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस। Image distance is V minus refractive index of the medium where object is kept. Object is kept in second medium and object distance is V dash equals to mu1 minus mu2 by R2. Equation number 2. फिर अगर आपको याद होगा हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 को सिर्फ ऐड कर दिया था, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, क्योंकि जब ऐड करोगे तो दो टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर आपको इक्वेशन 1 याद है, इट वॉज mu2 बाय वी डैश माइनस mu1 बाय u, और ये प्लस करोगे तो प्लस क्या आएगा? mu1 बाय v, देन माइनस क्या आएगा? माइनस mu2 बाय वी डैश, बराबर, गुड, इक्वल्स टू क्या था? mu2 माइनस mu1 बाय r1 और प्लस mu1 माइनस mu2 बाय r2। कौन कैंसिल हो गया? ये और ये। गुड, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? mu1 आ गया कॉमन, 1 बाय वी माइनस 1 बाय u। नेगेटिव टर्म को बाद में लिख लिया मैंने। और यहाँ पे यू राइट इट डाउन mu2 माइनस mu1 बाय r1। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो ये भी हो गया mu2 माइनस mu1 बाय r2। फिर इन दोनों से क्या कॉमन निकाल लिया था? mu2 माइनस mu1। तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय u, mu2 माइनस mu1 कॉमन आ गया, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। फिर इसको डिवाइड कर दिया था हमने, तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू mu2 बाय mu1 माइनस mu1 इज 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इसको हमने पढ़ा था लेंस मेकर इक्वेशन। दिस इज लेंस मेकर्स इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। गुड, पक्का पक्का, श्योर, यही आता है। अब इसके बाद हमने ऐसा भी बोला था, इफ यू रिमेंबर, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फाउंड एट फोकस पॉइंट, मतलब द डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनता है फोकस पे, तो फोकस का डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से होता है फोकल लेंथ, तो इमेज डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। तो इफ यू इज इन्फिनिटी, वी इज एफ, तो देयरफॉर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाय एफ माइनस 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू mu2 बाय mu1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो 1 बाय एफ इक्वल्स टू mu2 बाय mu1 माइनस 1 बाय, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो गया? 0, तो लिखा नहीं मैंने, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इसको भी हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर इक्वेशन। तो ये भी लेंस मेकर इक्वेशन है, वो भी लेंस मेकर इक्वेशन है। ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू है, और ये है इन टर्म्स ऑफ एफ। तो ऐसा मत समझना कि ये एक ही लेंस मेकर इक्वेशन है। तो मैं बोलता हूँ इक्वेशन 3 एंड 4 बोथ आर नोन एज लेंस मेकर इक्वेशन, दोनों ही लेंस मेकर इक्वेशन है। सिर्फ याद रखना, ये इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस है, ये इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ है। बोथ आर लेंस मेकर इक्वेशन, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहता, नोट्स में टेक्स्ट बुक में लिखा होता है इसको लेंस मेकर इक्वेशन बोलते हैं, है ना, लिखा है ना ऐसा, दिस इज नोन एज लेंस मेकर इक्वेशन, ऐसा लिखा है। मैंने ही नोट्स बनाया तो मेरे को पता है ऐसा लिखा है। गुड, पक्का। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स। सिर्फ यहाँ पे दिस फॉर्म, इसमें तुमने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हुआ तो इमेज डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ, तो ये बन गया। क्योंकि नॉर्मली हमको क्वेश्चंस फोकल लेंथ पे पूछे जाते हैं, इसलिए डायरेक्टली फोकल लेंथ के टर्म्स में बता दिया मैंने ये। गुड, ओके, सो ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 एंड 3 बोथ आर लेंस मेकर इक्वेशन, 3 एंड 4 आर लेंस मेकर इक्वेशन, लेंस मेकर्स इक्वेशन। अब जब तुम 3 और 4 को कंपेयर करोगे, तो कंपेयरिंग 3 एंड 4, इफ यू सी, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? सेम। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 यू गेट 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। मैं इसको लेंस इक्वेशन बोल सकता था, लेकिन कंफ्यूजन होगा, तो लेंस इक्वेशन ये कि वो।
वैसे लेंस मेकर्स इक्वेशन है और वो लेंस फॉर्मूला है। और अगर ऐसा ही सेम था मिरर के केस में, क्या 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। गुड। अब इसमें आप एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल सकते हो, ये जो सराउंडिंग मीडियम था अगर वो एयर होता तो μ1 की वैल्यू कितनी होती 1, μ2 को म्यू बोल देते तो वो बन जाता म्यू अपॉन 1, मतलब म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स दे विल टेल यू कि सराउंडिंग मीडियम इज़ वाटर, और हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपके JEE नीट के प्रिपरेशन के टाइम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लेंस मेकर्स इक्वेशन एंड लेंस फार्मूला। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर किया था, इट वॉज जस्ट अ रिविजन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको उससे बताया था कि हर बार जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आई विल टेक यू टू दिस ट्री डायग्राम। तो अब रिफ्लेक्शन हमारा हो गया, अब रिफ्रैक्शन भी हमारा ख़त्म हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू विच पार्ट? प्रिज्म। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिज्म थ्योरी। उस प्रिज्म थ्योरी में सबसे पहले हमको प्रिज्म क्या है ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो यू मस्ट नो व्हाट इज अ प्रिज्म। तो व्हाट इज अ प्रिज्म? व्हाट इज अ प्रिज्म? व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म इज अ प्रिज्म। प्रिज्म इज अ प्रिज्म। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड। वेज का मतलब समझ लो पहले। गिव मी योर नोटबुक। तो जहाँ पे भी एंगल्स बनते हो ना, ऐसे टाइप के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेज शेप। क्या बोलते हैं? वेज। ऐसा हो गया, ये हो गया, इंक्लाइन सरफेस हो गया, दे आर ऑल कॉल्ड एज वेज शेप। तो प्रिज्म में भी दो सरफेस में क्या बनता है? एंगल। तो उसको क्या बोलते हैं? वेज शेप। तो इट इज़ अ वेज शेप, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। ऑफ कोर्स मेड अप ऑफ ग्लास, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब हैविंग हाउ मेनी रेक्टेंगुलर सर्फेसेस? 3 एंड 2 ट्रायंगुलर सर्फेसेस। तो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ प्रिज्म। तो प्रिज्म में बेसिकली यू हैव 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces. More or less if you check तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, and this kind of structure is called as prism. इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। तो इसके 3 सरफेस, एक ये साइड का और एक नीचे का बॉटम, दे आर रेक्टेंगुलर, फ्रंट एंड बैक आर ट्रायंगुलर। सो इट इज़ अ वेज शेप। It is a wedge shaped. It is a wedge shaped. Wedge shaped what? Wedge shaped क्या? Wedge shaped triangular. Triangular के transparent। तो triangle तो बाद में देखते बैठेंगे ना। It is a wedge shaped transparent material of course made up of कितने साइड होते हैं? having 3 rectangular and 2 triangular faces. 3 rectangular and 2 triangular faces. No one is going to ask you definition of prism, सिर्फ खुद के इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। और ये जो 2 सर्फेसेस है, तो ये जो 2 सर्फेसेस है इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, क्योंकि लाइट अगर एक साइड से इंसिडेंट हुआ तो दूसरी साइड से इमर्ज होता है। मतलब ये 2 सर्फेसेस क्या करते हैं? लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। यहाँ से इंसिडेंट हुआ तो वहाँ से इमर्ज होगा, तो दिस टू कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। और वो भी नोट्स में दिया है, देखो लिखा है क्या नेक्स्ट लाइन पे, क्या बोला है? हाँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल। आगे बाउंडेड ऑन 2 साइड्स बाय plane refracting surfaces. तो it is a part of transparent medium of course, bounded on 2 sides. तो 2 sides क्या है? plane refracting surfaces. तो इनको बोलते हैं refracting surfaces. So it is a transparent, it is a part of transparent, it is a part of
ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो भी बोलना है वो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड ऑन टू साइड्स, बाउंडेड ऑन टू साइड्स, ऑन टू साइड्स बाय व्हाट, बाय प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इनको रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट यहाँ से पास होगा, तो लाइट जब यहाँ से पास होगा तो मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो लाइट क्या होता है, बेंड होता है। तो इफ़ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन सरफेस इट बेंड्स फर्स्ट ईयर एंड देन इट गोज टू द नेक्स्ट सरफेस एंड बेंड्स एंड एमर्जेस आउट। उसके बाद अगर आपने नोटिस किया होगा इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में जो एंगल है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर इन सिंपल शॉर्ट प्रिज्म एंगल। तो द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर प्रिज्म एंगल। द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग surfaces is known as prism angle, or you can say refracting angle of prism. Good. उसके बाद इफ यू नोटिस ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है ये जिस लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिंग एज। The line along which the two refracting surfaces intersect or meet is called as refracting edge. The line along which the two refracting surfaces meet is known as refracting edge. तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग एज। दिस इज रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ प्रिज्म। गुड। रिफ्रैक्टिंग एज को जो साइड अपोजिट होता है उसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? बेस। द साइड अपोजिट टू रिफ्रैक्टिंग एज, द साइड अपोजिट टू refracting edge is known as base of prism. Base of prism। ये सारे बेसिक चीज़ें पता है तो अगला डेरिवेशन समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इतना सब फंडामेंटल बताने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, बट बिकॉज इफ़ यू मिस वन थिंग यू मिस द नेक्स्ट थिंग। डन, ख़त्म। अगर पहला बेसिक्स ही नहीं बता तो गए। देन उसके बाद अब अगर मैं इस प्रिज्म को कट करता हूँ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज, तो इमेजिन ये रिफ्रैक्टिंग एज है, तो यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे एक साइड है। इसको हम दो तरीके से कट कर सकते हैं। एक अलोंग द लेंथ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और एक परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज। तो जब तुम परपेंडिकुलर कट करोगे किसको? प्रिज्म को, अलोंग द रिफ्रैक्टिंग एज, तो तुमको सिर्फ दिखेगा एक ट्राइंगल। क्या दिखेगा? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। सो द सेक्शन ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग एज इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन। द सेक्शन ऑफ द प्रिज्म perpendicular to the refracting edge is known as principal section. Good. तो एक बार वापस सब बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद अभी हमको प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करना है, तो यू हैव टू नो ऑल दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है जल्दी से बताओ। इट इज़ अ वेज शेप ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट block medium, of course, having 3 rectangular and 2 triangular surfaces. It is a part of transparent medium which is bounded on 2 sides by plane refracting surfaces. Correct? Okay. The line along which
the two refracting surfaces meet is called as refracting edge. The angle between the two refracting surfaces is known as angle of prism या फिर prism angle. बराबर, पक्का पक्का. Side opposite to the refracting edge is called as base of prism. तो ये जो नीचे का side है it is called base of prism. Then a section of the prism which is perpendicular to the refracting edge is called as principal section. इसके बाद से हम लोग जब भी प्रिज्म हमको शो करना होगा, हम प्रिज्म का सिर्फ प्रिंसिपल सेक्शन ही शो करने वाले हैं. तो रिमेंबर नाउ ऑनवर्ड्स वेन एवर आई वॉन्ट टू ड्रॉ प्रिज्म आई विल नॉट ड्रॉ कंप्लीट प्रिज्म, आई विल जस्ट ड्रॉ प्रिंसिपल सेक्शन. एंड यू मस्ट रिमेंबर इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज ABC नाउ ऑनवर्ड्स. तो इसके आगे जहाँ जहाँ मुझे प्रिज्म यूज़ करना है मैं ऐसा एक ट्राइंगल ड्रॉ करके ABC लिख दूंगा, मतलब प्रिंसिपल सेक्शन. एंड फॉर एनी डेरिवेशन रिलेटेड टू प्रिज्म मैं हमेशा AB सरफेस यूज़ करने वाला हूँ लाइट को इंसिडेंट करने के लिए. और अगर लाइट AB से इंसिडेंट हो रहा है तो नॉर्मली कहाँ से एमर्ज होगा? AC से. मैं बोला यूजुअली, नॉट ऑलवेज. क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का. इतना पता है तो अब तुम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. वो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा सीक्वेंस तुम्हारा आगे पीछे है. तो आई नो प्रिज्म इंट्रोड्यूस करने के बाद डायरेक्टली लिखा है डिस्पर्शन, है ना. हम जंप करेंगे कहाँ पे? प्रिज्म फार्मूला. गुड. तो प्रिज्म तुमको अगर अच्छे से पता हो तो नाउ वी कैन डिराइव प्रिज्म फार्मूला. और किसी एक का भी ध्यान यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए. अब प्रिज्म फार्मूला इज अ लेंथी डेरिवेशन बट इजी वन. और इसके इंटरमीडिएट स्टेप पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. मतलब फाइनल फार्मूला पे कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो बीच के स्टेप डिराइव करोगे उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं JEE नीट में और इवन फॉर CET. गुड. तो प्रिज्म फार्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म ले लेंगे जिसका हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ करने वाले हैं. तो लेट अस फर्स्ट कंसिडर द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म ABC. सो यू हैव अ प्रिज्म, उसका प्रिंसिपल सेक्शन है ABC. सो कंसिडर अ प्रिज्म विथ प्रिंसिपल सेक्शन ABC. अब इसके बाद जो पैरामीटर लगने वाले हैं वो साथ में मैं लिखते जाऊंगा लेट. और एग्जाम में भी ऐसा कर ही सकते हो. अगर थ्योरी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया डिराइव प्रिज्म फार्मूला तो सब थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है. प्रिंसिपल सेक्शन दिखाना, एक स्टेटमेंट लिख देना. इसके बाद जो पैरामीटर लगने वाले सबकी लिस्ट बना के छोड़ देंगे. सबसे पहले लाइट इंसिडेंट हुआ कौन से सरफेस पे? AB पे. और ये जब तुम ABC बोलते हो तो व्हाट इज एंगल A? एंगल A इज प्रिज्म एंगल विच इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. तो इट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. तो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस कौन से हो गए? AB एंड AC. उसमें से हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं लेटर से कहाँ पे? AB पे. इसको कुछ नाम दे देंगे PQ. तो व्हाट इज PQ? इंसिडेंट रे. तो PQ इज इंसिडेंट रे. बराबर. अब जब ये PQ इंसिडेंट हुआ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. तो सराउंडिंग मीडियम एयर है. सराउंडिंग मीडियम क्या है? एयर. सो लेट द सराउंडिंग मीडियम बी एयर. सराउंडिंग मीडियम बी एयर. इसका मतलब बाहर जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1. और जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू बोल दूंगा. म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. ये जो इंसिडेंट लाइट था इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. सो इट बेंड्स टूवर्ड्स की अवे टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो वी विल ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्मल. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. इसको कुछ नाम दे देंगे MD. वॉट एवर इट इज़. MD ND जो भी बोला होगा वो. गुड. तो MD इज नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब एट पॉइंट Q. ऑन विच सरफेस? ऑन सरफेस. कौन सा सरफेस? ऑन सरफेस AB. बराबर. तो ये तुम्हारा बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल MQP या फिर PQM इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल MQP इज I विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस.
एंगल ऑफ इंसिडेंस। गुड। अब सिंस लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जो रे है क्यू आर, ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे। तो क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये तुम्हारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं फ़िलहाल आर बोल रहा हूँ, फिलहाल आर बोल रहा हूँ, इसका नाम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे कौन से सरफेस पे, एसी पे, आर पॉइंट पे लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो विल फर्स्ट ड्रॉ नॉर्मल हियर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको नाम देता हूँ लेट अस से एन। Now the ray is traveling from denser to rarer, so it bends away from normal, goes something like that. ऐसा जाएगा वो। पक्का पक्का, गुड। अब now remember ये R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको बोल देंगे R1 एंड R2। R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB एंड R2 इज एट सरफेस AC। तो ये जो R1 है इट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको PQD बोल सकते हो, RQD बोल सकते हो, और इसको QRD बोल सकते हो। तो R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB एंड R2 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस AC, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस AC, ऑन द सरफेस AC। ठीक, डजंट मैटर। गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का पक्का, श्योर श्योर श्योर, 100%। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक डाउट होगा तो अभी पूछ लो, क्योंकि आगे और कॉम्प्लिकेट होगा अब। ओके, यहाँ से लाइट बाहर गया, कहाँ गया? बाहर। तो ये बन गया तुम्हारा एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो एंगल, और ये जो एमर्जेंट रे है इसको बोलता हूँ RS। तो ये हो गया तुम्हारा एमर्जेंट रे। तो RS इज एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे। एंड ये जो एंगल है NRS, तो एंगल NRS इज E विच इज एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस। गुड। अब इमेजिन कि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट जाता सीधा सीधा, राइट? बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। गुड। और उल्टा भी सोचो, ऐसा सोचो कि अगर इस डायरेक्शन से लाइट इंसिडेंट होता और ये प्रिज्म नहीं होता तो कैसे आता? ऐसा स्ट्रेट जाता। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो ये तुम्हारा बन गया इंसिडेंट डायरेक्शन और ये तुम्हारा हो गया एमर्जेंट डायरेक्शन। तो इंसिडेंट और एमर्जेंट डायरेक्शन में जो एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने कल भी बताया था आपको, कल मतलब लास्ट लेक्चर में, द एंगल बिटवीन the incident direction and the emergent direction is called as angle of deviation। तो ये angle of deviation है delta, this is angle of deviation delta। यहाँ पे कुछ नाम दिया, I don't remember, क्या बोला था? I just want to keep it P, E, जो भी होगा, ठीक है, whatever it is, I don't care, some name। सिर्फ I just wanted to keep it uniform with your notes, but ठीक है, doesn't matter। तो यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल डेल्टा, इसको बोल देंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। गुड। पिक्चर अभी बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ। ये आई है, तो ये टोटल एंगल कितना है? आई क्यू, वर्टिकली अपोजिट। उस टोटल एंगल आई में से एक पार्ट कितना है? R1। तो बचा हुआ कितना होगा? हाँ, तो ये क्या हो गया? I माइनस R1, और ये क्या हो जाएगा फिर? E माइनस R2। तो दिस विल बी E माइनस R2। पक्का पक्का। तो एंगल EQR, एंगल EQR इज I माइनस R1 एंड एंगल ERQ इज E माइनस R2। अब तक हमने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया, अब हमको प्रिज्म फार्मूला डिराइव करना स्टार्ट करना है। अब तक सिर्फ हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया, करेक्ट। अब ये जो प्रिज्म फार्मूला है लंबा है, क्योंकि मैंने पता डेरिवेशन बहुत बड़ा है, तो इसके लिए ना थोड़ा ट्रिक बनाना पड़ता है, याद कैसे रखते हैं। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक है, डायग्राम को देखो, डायग्राम अब याद रखना, इस डायग्राम में हमको
ट्रिक क्या है, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल। अपर ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल EQR, यहाँ पे डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल और I-R1 एंड E-R2 आर रिमोट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे कौन सा थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक ही बात है, करेक्ट, गुड। लोअर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। देन क्वाड्रिलैटरल AAQDR, आपको पता है क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। तो ये 3 स्टेप याद रखना, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल। तो पहले अपर ट्रायंगल, सो फ्रॉम ट्रायंगल EQR, from triangle EQR delta which is exterior angle is the sum of two remote interior angles I minus R1 plus E minus R2। तो डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E, माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया, R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम अप्लाई कर, फिर यूज़ करने वाले हम लोअर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल कौन सा था याद है कि आपको, देखिए क्या था, QDR। तो फ्रॉम ट्रायंगल QDR सम ऑफ ऑल द एंगल्स R1 प्लस R2 प्लस D इक्वल्स टू कितना, 180। R1 प्लस R2 प्लस D इज 180। देन हम लोग यूज़ करेंगे क्वाड्रिलैटरल, फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल, कौन सा क्वाड्रिलैटरल, AQDR एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। तो D इक्वल्स टू 180 माइनस A, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट करोगे कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, R1 प्लस R2 प्लस D, व्हाट इज D, 180 माइनस A। तो ऐसा भी कर सकते हो वैसे, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो डू दिस। यहीं से यू कैन राइट डाउन 180 माइनस D इक्वल्स टू A, और यहाँ पे इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया होता तो व्हाट इज 180 माइनस D, A। तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 माइनस D, और ये 180 माइनस D क्या आ गया, A। तो ठीक है, एक ही बात है, डजंट मैटर, इट्स द सेम थिंग। तो यू हैव R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, क्योंकि R1 प्लस R2 इज 180 माइनस D, बट 180 माइनस D इज A। तो क्या आ गया, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, इक्वेशन नंबर 4। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर 100%। अब ये R1 प्लस R2 दैट इज इक्वेशन 4 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 यू हैव डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, बट वो कितना है, A। तो यू हैव A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर यहाँ तक? अब अच्छे से सुन लेना, ये 5 इक्वेशन किसी भी प्रिज्म के लिए किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल है। These 5 equations are applicable for any type of prism under any condition। क्योंकि जब तुम प्रिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रिज्म फॉर्मूला जब हम डिराइव करेंगे, सारे इक्वेशन हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होते। अब तक मैंने सिर्फ जनरल तुमको प्रिज्म बताया क्या है, उसके बाद हम लोगों ने जनरल ज्योमेट्री यूज़ करके हमने यहाँ तक लाया। इसका मतलब है 5 इक्वेशन दे आर एप्लीकेबल टू एनी प्रिज्म अंडर एनी कंडीशन। यहाँ तक क्लियर? और उसमें से भी स्पेसिफिकली दो इक्वेशन तुमको बहुत यूज़ करने पड़ेंगे। उसमें से एक है ये और दूसरा है ये। स्पेसिफिकली ये 2 बहुत काम में आएंगे। मैं वापस बता रहा हूँ, दीज 5 इक्वेशंस आर एप्लीकेबल टू एनी प्रिज्म अंडर एनी कंडीशन। और उसमें से स्पेसिफिकली 2, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A एंड A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E। इसके आगे के इक्वेशन जो डिराइव करेंगे वो स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हो, तो यू कैन नॉट यूज़ इट एवरी टाइम। अब व्हाट इज अ स्पेसिफिक कंडीशन, और थोड़ा ध्यान देना आप। नाउ इफ़ यू सी एंड यू सी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन
दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक्सपेरिमेंटली इफ़ वी सी, अगर मैं एक्सपेरिमेंट के हेल्प से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों का रिलेशन चेक करता हूँ, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाता हूँ और मैं एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करते जाता हूँ। थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे। अब व्हेन यू गो ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनिशियली एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, वाई एक्सिस की वैल्यू कम हो रही है, देन रीचेज अ मिनिमम, रीचेज अ मिनिमम। इसका मतलब ये जो एंगल की वैल्यू आएगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। विथ फर्दर इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर मैं वापस और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन अगेन इंक्रीजेस। और याद रखना, थोड़ा सा तुम इमेजिन भी करना सीख लो, नहीं तो अभी से करना पड़ेगा। फिर ये कौन है? नॉर्मल। कहाँ ड्रॉ किया? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इमेजिन ये जो इंसिडेंट रे है, इमेजिन ये जो इंसिडेंट रे है वो ऐसा ही आता, नॉर्मल के डायरेक्शन में आता, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता? 0। अब मैं बढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूँ? 90 तक। कहाँ तक? तो जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊँगा तो एंगल ऑफ डेविएशन पता है क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक मिनिमम वैल्यू तक आया। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर बढ़ा रहा हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन वापस से बढ़ गया। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियली डिक्रीजेस with increase in angle of incidence, reaches a minimum value, and with further increase in the angle of incidence it again increases. So it is experimentally seen that, it is experimentally found that, seen that एक ही बात है, it is experimentally seen that angle of deviation initially decreases with increase in angle of incidence. Then reaches a minimum value, and reaches a minimum value, better off, and reaches a minimum value जिसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा एन, with further increase in angle of incidence, angle of deviation क्या होता है फिर? increases. Angle of deviation increases. अब ये जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है डेल्टा, इस पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, मिनिमम डेविएशन डेल्टा एन, इस पे आई और ई की वैल्यू हो जाती है सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एंड ई सेम? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम। वो तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जो रे क्यू आर है इट बिकम्स पैरेलल टू बेस बी सी। तो मैंने पहले से ही डायग्राम ड्रॉ करते वक्त क्या ड्रॉ किया है? क्यू आर पैरेलल टू बी सी। मतलब मैं शुरू से ही क्या दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। पक्का? गुड। तो रिमेंबर, एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, जो रिफ्रैक्टेड रे था क्यू आर, इट बिकम्स पैरेलल टू बेस बी सी। और ये कब होता है? व्हेन आई इक्वल्स टू ई। और व्हेन आई इक्वल्स टू ई, तो थोड़ा सा तुमको ये भी समझ में आना चाहिए, जब आई और ई की वैल्यू सेम हो गई तो R1 और R2 की वैल्यू भी जो सेम होगी, R1 एंड R2 इज ऑल्सो सेम। अगर ऐसा है तो फिर तुमको याद है क्या? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या था? A। तो R प्लस R क्या हो गया? A। तो 2R क्या हो गया? A। तो R क्या आ गया? A/2। सम इक्वेशन नंबर 6। गुड। पक्का। ऑल्सो डू रिमेंबर, I प्लस E क्या था? A प्लस डेल्टा। लेकिन I
और ई की वैल्यू क्या हो गई सेम, लेकिन ये कौन से एंगल पे हो गई डेल्टा एम पे। तो ये क्या हो गया 2i इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम, तो i इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, इक्वेशन नंबर 7। पक्का पक्का क्लियर क्लियर। और क्या यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है? हाँ, लाइट मीडियम चेंज कर रहा है ना, एयर से आया प्रिज्म में गया, प्रिज्म से वापस कहाँ गया एयर। तो मैंने क्या बोला था, जब भी रिफ्रैक्शन हो तो क्या यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। लेकिन फिर डाउट तो ये है कि स्नेल्स लॉ कौन सी सरफेस पे अप्लाई करोगे, ए बी की ए सी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी लगा दो। क्यों? क्योंकि ए बी सरफेस पे दो एंगल थे, आई और R1, और ए सी पे दो थे ई और, लेकिन आई और ई क्या है सेम है, R1 R2 क्या है सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम स्नेल्स लॉ कहीं भी लगा दो। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, चलो ए बी पे लगा देते हैं। ए बी सरफेस के बाहर कौन था μ1 जो एयर है, साइन आई, और अंदर μ2 साइन R1, लेकिन μ1 कौन है 1, μ2 को क्या बोला है म्यू, R1 मतलब R और R मतलब a बाई 2, करेक्ट। और I कौन है I अभी लिखा ना तुमने a प्लस डेल्टा एम बाई 2, वेरी गुड। देयरफॉर μ1 की जगह पे क्या लिखोगे 1 साइन ऑफ I क्या है a प्लस डेल्टा एम बाई 2, μ2 कौन है म्यू साइन ऑफ R1 कौन है a बाई 2। तो यहाँ से क्या मिल गया म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला हम लोग किसी भी जनरल कंडीशन में नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आना ही चाहिए, मतलब आई और ई की वैल्यू इक्वल होनी ही चाहिए, मतलब रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर और बेस पैरेलल होना ही चाहिए, नहीं तो ये यूज़ होगा क्या? नहीं। तो जो पहले 5 इक्वेशन थे वो जनरल इक्वेशंस है, यू कैन यूज़ इट फॉर एनी टाइप ऑफ प्रिज्म अंडर एनी कंडीशन, एंड दिस यू कैन यूज़ ओनली व्हेन स्पेसिफिकली तुमको बोला है, क्या बोला है I and E are same, R1 R2 are same, QR is parallel to base, angle of minimum deviation, right? और एक वर्ड यूज होता है खासकर नीट जेई के एग्जाम में, तुमको बोलेंगे मिनिमम डेविएशन, ना तुमको बोलेंगे यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू सेम है, तुमको बोलेंगे सिमेट्रिक पासिंग ऑफ द लाइट। सिमेट्रिक पासिंग ऑफ द लाइट मतलब बेसिकली जिस एंगल से आया उसी एंगल पे गया। तो ये जब वर्ड यूज होगा सिमेट्रिक, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? प्रिज्म फार्मूला। मैं एक बार वापस सब रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ डेरिवेशन। अभी आप लोगों को सारे पैरामीटर्स पता है, तो सबसे पहले ये हमारे पास है ऑफ कोर्स प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। तो वी हैव प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, तो दिस इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। इसका नाम है ABC। लाइट रे ऑफ लाइट आया, कहाँ इंसिडेंट हुआ? AB पे। हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो रे ऑफ लाइट विच इज बेसिकली PQ is incident at an angle of incidence I at the surface AB of the prism, and this is normal drawn at the point of incidence. Light is going from rarer to denser, it bends towards normal, so QR becomes refracted ray। और हम लोगों ने R पॉइंट पे वापस ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ कोर्स। फिर ये हो गया तुम्हारा एंगल R1, ये हो गया एंगल R2, और यहाँ से लाइट हुआ एमर्ज, तो ये हो गया एंगल ऑफ एमर्जेंस, और इसको बोल दिया RS। तो PQ इज इंसिडेंट रे, QR इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड RS इज एमर्जेंट रे। अगर मैं इस इंसिडेंट डायरेक्शन को एक्सटेंड करता हूँ और एमर्जेंट डायरेक्शन को भी एक्सटेंड कर लेता हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इन दोनों डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। गुड। ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल भी I है, वर्टिकली अपोजिट, तो ये हो गया I माइनस R1। ये E है तो ये भी टोटल एंगल क्या आएगा? E। तो ये ऊपर का एंगल आ गया E माइनस
R2. Then I have told you to use two triangles. Upper triangle उस पर लगाओगे of course एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या फिर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो डेल्टा इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1. फिर आप यूज़ करोगे लोअर ट्राइंगल, जिसमें तुम यूज़ करते हो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180, है ना. सब हाँ, D भूल गए, जागो जागो. R1 प्लस R2 प्लस D इक्वल्स टू 180. गुड, पक्का. तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 माइनस D, इक्वेशन नंबर 2. फिर हमने यूज़ किया था क्वाड्रिलैटरल, जिसमें AQDR के जो दो अपोजिट एंगल्स हैं A और D, उसका सम कितना आएगा 180. तो A की वैल्यू आ गई 180 माइनस D, इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 एंड 3 का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा. सो देयरफॉर यू हैव R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, इक्वेशन 4. और ये सब्स्टिट्यूट करोगे कहाँ पे, इक्वेशन 1, तो डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, तो तुमको मिल गया A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E, इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5 तक सारे जनरल इक्वेशंस है. यू कैन यूज़ इट फॉर एनी टाइप ऑफ प्रिज्म. उसमें स्पेसिफिकली 4 एंड 5 आर मोस्ट वाइडली यूज्ड. यहाँ तक क्लियर, पक्का. गुड. अब इसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, और आपको स्टेट बोर्ड में सिर्फ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, जेई नीट में एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन भी है, तो वो भी देखेंगे हम लोग. ओके गुड, वहाँ पे आएगा. तो तब का तब. अब फिलहाल ये पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली व्हेन यू इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड मेजर द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन, हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करते जाएंगे. और एक्सपेरिमेंट्स में अभी तो आप लोग वैसे यू डू नॉट गो टू कॉलेज रेगुलरली, बट स्कूल में कभी एक्सपेरिमेंट तो किए ही होंगे ना. तो डेटा लेते हो तो 2 कॉलम प्लॉट करते हो, एक में एक की वैल्यू, दूसरे में दूसरे की वैल्यू. फॉर एग्जांपल आपको कुछ सॉल्यूशन दिया और बोला कि हर 30 सेकेंड में उसका टेम्परेचर मेजर करो, तो 0, 30, 60, 90, और फिर 0 टाइम पे, मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना था मेजर करोगे, लिखोगे. 30 सेकेंड पे कितना था वो लिखोगे, 60 सेकेंड पे लिखोगे, सो ऑन सो फोर्थ. तो हर 30 सेकेंड के बाद जो भी तुम्हारे हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट होगा लास्ट से सेकेंड बेंच, वो साइड में रखो. नहीं भी होगा तो यहाँ ध्यान दो फिर. गुड. तो रिमेंबर, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं. वी आर बेसिकली चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजुअली. वी आर बेसिकली इंक्रीजिंग 0 एंगल से, मतलब हमने पहले लाइट को इंसिडेंट किया नॉर्मल के डायरेक्शन में, फिर एंगल बढ़ाते गए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करते गए. देन व्हेन वी प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ, वी सी सच अ ग्राफ. And we see that initially with increase in angle of incidence, angle of deviation was decreasing. It reaches a minimum value and then further increases. So when it reaches the minimum value, that minimum value of angle of deviation is called as angle of minimum deviation. And at angle of minimum deviation, जब angle of deviation की value minimum हुई, तो उस केस में angle of incidence और angle of emergence हो गया same. और उस केस में QR, which is refracted ray, और base becomes parallel. इसका मतलब light is passing symmetrically. Good. तो remember, at angle of minimum deviation, I और E की वैल्यू सेम होती है, R1 और R2 की वैल्यू भी सेम होती है. और हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू से रिलेटेड एक इक्वेशन था, ये इधर लिखा है, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A. तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A. R1 इज R, R2 इज R, तो यू हैव 2R इक्वल्स टू A. तो R कितना हो गया, A/2. सम इक्वेशन नंबर 6. फिर हमारे पास इक्वेशन था A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E. लेकिन एट डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा M, जब डेल्टा के लिए डेल्टा M है तो I की वैल्यू क्या है, E है. तो यहाँ पे हम डेल्टा M लिख देंगे और I प्लस I कर लेंगे. तो A प्लस डेल्टा M इक्वल्स टू 2I. तो यू हैव I इक्वल्स टू
ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, इक्वेशन नंबर 7। गुड। इसके बाद हमको सिर्फ स्नेल्स लॉ यूज़ करना है ऑन विच एवर सरफेस यू वांट टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। ऑन सरफेस ए बी नो प्रॉब्लम, ऑन सरफेस ए सी स्टिल नो प्रॉब्लम। तो यू अप्लाई Snell's law, so you have mu1 sin I equals to mu2 sin R1. R1 mu1 बाहर, mu1 was 1, अंदर mu2 is mu, which is the refractive index of the material of prism। बाहर एंगल है I, अंदर एंगल है R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना, रिफ्रैक्शन वो नॉर्मल से मेजर होता है। ये I माइनस R1 मत लिखना, क्या लिखोगे R1। तो mu1 की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू कितनी है a प्लस डेल्टा एम बाई टू, mu2 की वैल्यू कितनी है म्यू, R1 की वैल्यू कितनी है R, और R क्या है a बाई टू। तो म्यू क्या हो गया साइन ऑफ a प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ a बाई टू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। और प्रिज्म फार्मूला में एज यू कैन सी कि वहाँ पे डेल्टा एम है, मतलब ये सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? गुड। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थिन प्रिज्म। अ प्रिज्म विथ प्रिज्म एंगल या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री इज नोन एज थिन प्रिज्म। तो ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ए ये 10 डिग्री से कम हो उसको बोलते हैं हम लोग थिन प्रिज्म। तो वो प्रिज्म तुम अगर देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस बिकॉज द एंगल इज़ वेरी स्मॉल। तो एंगल इज़ वेरी स्मॉल। तो अ प्रिज्म with रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर से प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल और यू कैन से प्रिज्म एंगल लेस देन 10 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री मतलब ए की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री है, इज नोन एज थिन प्रिज्म, इज नोन एज थिन प्रिज्म, इज नोन एज थिन प्रिज्म। गुड। अब मैंने आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे बताया था अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है थीटा। क्या होती है क्या होती है? और अगर साइन आई हो और आई स्मॉल हो तो आई, और साइन आर की वैल्यू आर, बराबर ना? गुड। तो याद रखना। तो वी नो दैट, डू यू नो दैट म्यू इज साइन ऑफ a प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ a बाई टू। अब थोड़ा लॉजिकली लास्ट बेंच, मैं कितनी बार बोलूँ ध्यान यहाँ पे, और वो अगर तुम्हारे हाथ में मोबाइल है तो अभी के अभी रख दो उसको, क्योंकि लास्ट बेंच पे तुम लोग 2-3 मिनट बैठे ना, CCTV से मैं बार बार चेक करता हूँ एंड आई ऑलवेज फाइंड दैट यू आर डूइंग समथिंग ऑन मोबाइल फ़ोन। इसके बाद हुआ मोबाइल फ़ोन खिड़की के बाहर जाएगा और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली स्पीकिंग 30 फीट है, तो देयर विल बी नो स्कोप कि तुम्हारा मोबाइल फ़ोन बचेगा भी। और मैं रिफ़ंड नहीं करता हूँ फ़ोन फेंकने का, क्योंकि वो क्लास के रूल्स में कि तुम फ़ोन नहीं ला सकते हो, यहाँ पे लाते हो तो बैग के अंदर होने चाहिए। आई एम टेलिंग यू, मैं सच में उठा के मोबाइल फ़ोन फेंक दूंगा नीचे। आपका क्या जाता है यार, हम इधर दिन रात मेहनत करते हैं, तुम्हारे को तो अगले साल यू विल बी वेरी लीनियंट सेइंग हमको समझ में नहीं आया इसलिए मार्क्स नहीं मिले। और तुमको समझना कब था? तो अब बताओ, अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ? नहीं वो बताएंगे, बताओ व्हाट इज साइन थीटा का वैल्यू इफ थीटा इज स्मॉल है? थीटा कि थीटा बाई टू कि टू थीटा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एंगल ऑफ प्रिज्म ही स्मॉल है क्योंकि 10 डिग्री से कम हो गया, बराबर? पक्का। और डेल्टा एम क्या है? नहीं, व्हाट इज डेल्टा एम? व्हाट इज डेल्टा एम? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वांटिटी? एंगल ऑफ मिनिमम, मतलब ये खुद ही मिनिमम है। तो मिनिमम प्लस मिनिमम इज मिनिमम, तो ये पूरा एंगल ही छोटा है। तो अगर एंगल छोटा है तो साइन ऑफ छोटा एंगल इज जस्ट एंगल,
बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% श्योर, 100%। हाँ, तो जब एंगल छोटा हो तो साइन को निकाल देना वहाँ से, हो गया काम खत्म, टू सिंपल। तो तुम नहीं बोला ना साइन थीटा इज थीटा, तो व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और व्हाट इज साइन ऑफ ए बाई टू। हाँ, तो फॉर स्मॉल एंगल्स, क्योंकि एंगल स्मॉल ही है, डेल्टा एम तो पहले से स्मॉल था, अब ए भी स्मॉल मान लिया तुमने। तो इस केस में टू क्या हो गया, कैंसल, तो ए प्लस डेल्टा एम बाय ए, ओके, ये और ये गया। तो यू हैव म्यू ए इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम, तो यू विल हैव फ्रॉम हियर म्यू ए माइनस ए इक्वल्स टू डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, राइट। अब क्योंकि डेल्टा एम ये एंगल ऑफ डेविएशन के बहुत सारे वैल्यूज़ में से एक वैल्यू है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं लेता हूँ तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक वैल्यू है ना, वैसे डेल्टा एम भी बहुत सारे डेविएशन एंगल में से एक वैल्यू है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, डेल्टा एम को वापस डेल्टा लिख देता हूँ, तो क्या हो गया, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। तो जब तक ये नहीं पता तो तुमको डिस्पर्सन समझ में ही नहीं आने वाला। गुड। और ये इक्वेशन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन जनरल, it is applicable only when they are talking about thin prism, and that too under minimum deviation। लेकिन हम इन जनरल थिन प्रिज्म के लिए लगा देते हैं इसको, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला का कंडीशन क्या था, मिनिमम डेविएशन, और वहाँ से ये बनाया ना, इसका मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस एप्लीकेबल है, मिनिमम डेविएशन एंड थिन प्रिज्म। क्लियर यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला भी कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। गुड। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। दूसरा मेथड भी है। तो वी हैव टू मेथड्स ऑफ डिराइविंग द सेम। मेथड 2, गुड। मेथड 2 इज अगेन सिंपल, वेरी सिंपल। You start by applying Snell's law at one of the surfaces. चलो let us apply here. तो क्या मिलेगा वहाँ से, μ1 sin I equals to μ2 sin R1। पक्का पक्का, good। Then since angles are small, तो sin I is approximately equals to I and sin R is approximately equals to R। R1 लिखोगे तो यहाँ पे R1, तो therefore μ1 sin I becomes I और μ2 sin R1 becomes R1। इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी आपको सिर्फ I और R1 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I एंड R1। समझ। इसमें अब ठीक है ना, μ1 की वैल्यू 1 कर देंगे, वो ठीक है, μ2 के लिए म्यू कर देंगे, वो भी ठीक है। मैंने पूछा I और R1 की वैल्यू कहाँ से निकालोगे। आई एम नॉट आस्किंग वेरी डिफिकल्ट थिंग्स हियर, आई एम जस्ट आस्किंग I और R1 की वैल्यू कहाँ से फाइंड करोगे। इट इज़ अ सिंपल थिंग। प्रिज्म फॉर्मूला के डेरिवेशन में I की वैल्यू थी a प्लस डेल्टा m बाई 2 और R1 था a बाई 2। गुड। तो देयरफॉर यू हैव μ1 I इज a प्लस डेल्टा m बाई 2 और ये था μ2 विच इज़ R1 इज a बाई 2। 2 हो गया कैंसिल, तो μ1 a प्लस डेल्टा m इक्वल्स टू μ2 a, लेकिन μ1 इज 1 and μ2 is μ।
गुड. तो यू हैव ए प्लस डेल्टा एम, ए प्लस डेल्टा एम इक्वल्स टू म्यू टू इज म्यू, म्यू ए. तो ये वहाँ शिफ्ट कर दो, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू म्यू ए माइनस ए. तो डेल्टा एम इक्वल्स टू ए कॉमन म्यू माइनस वन इंटू ए. तो डेल्टा एम की जगह पे डेल्टा लिख दो. तो डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए. डन. तो दो मेथड से तुम थिन प्रिज्म का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. क्लियर यहाँ तक? ओके, सो विल स्टॉप फॉर टुडे.